हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने का नियम पढ़ा रहे थे। और अब पिछले वीडियो में पढ़ाए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा रहे थे, जिसमें कि 7 पॉइंट हुआ था। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि यानी कि जिस कार्बन श्रृंखला में, चाहे वह लंबी श्रृंखला हो चाहे बड़ी श्रृंखला हो, चाहे छोटी श्रृंखला हो चाहे बड़ी श्रृंखला हो, तो छोटी या बड़ी श्रृंखला में यानी कि उस छोटी या बड़ी श्रृंखला में जिसमें क्रिया ऐसी श्रृंखला का चुनाव करना होता है जिसमें कि क्रियात्मक समूहों की संख्या अधिक से अधिक आ जाए। तो जिसमें क्रियात्मक समूहों की संख्या अधिक होगी, चाहे वह छोटी श्रृंखला हो चाहे बड़ी श्रृंखला हो, उसी को गिना जाता है। इससे पूर्व दिए गए नियमों का उल्लंघन क्या होगा? स्वीकार होगा। तो इस तरह से अगला पॉइंट होगा 8वें पॉइंट में यह है, यदि नहीं सर्वप्रथम सर्वाधिक क्रियात्मक समूहों युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ऐसा करते समय पूर्व में दिए गए नियमों का उल्लंघन स्वीकार है। तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम सर्वाधिक क्रियात्मक समूहों युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इससे पूर्व दिए गए नियमों का उल्लंघन क्या होगा? स्वीकार होगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूहों की संख्या अधिक होगी, उसी श्रृंखला का इसमें क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जैसे है C 2 4 6 और इधर यहाँ पर OH जोड़ देंगे और यहाँ पर OH जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा CH2, यह हो जाएगा CH3,
CH2 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 CH CH3। तो यहाँ पर यह होगा कि अगर सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 कार्बन आएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 कार्बन आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आएगा और इधर इस तरह से 6 कार्बन आएगा। तो इसमें ऐसी श्रृंखला का चुनाव करना है जैसा कि इसमें नियम दिया है कि ऐसी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो इसमें यह नियम है कि ऐसी श्रृंखला का चुनाव करना होता है जिसमें कि क्रियात्मक समूहों की संख्या अधिक है। और वहाँ पर क्या होगा कि चाहे वह छोटी श्रृंखला हो चाहे बड़ी श्रृंखला हो। छोटी श्रृंखला रहेगा अगर उसमें क्रियात्मक समूह अधिक है तो उसी का चुनाव करेंगे। अगर बड़ी श्रृंखला है उसमें क्रियात्मक समूह अधिक है तो उसी का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर यह गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इधर से 7 कार्बन है। लेकिन इसमें देखेंगे तो अगर इस तरह से गिनते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 कार्बन में केवल एक क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा है। अगर यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 तो इस तरह से अगर गिनेंगे तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह केवल एक लगा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनेंगे तो एक हाइड्रॉक्सी समूह यहाँ पर है और एक हाइड्रॉक्सी समूह यहाँ पर है। तो इसलिए इसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो जा रहा है, दो जगह आ जा रहा है। इसलिए इसी क्रियात्मक कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, इसका नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद पिछला जो नियम है कि जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा उधर से ही गिनती करेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे पर कार्बन है, हाइड्रॉक्सी समूह है, दूसरे पर हाइड्रॉक्सी समूह है और यहाँ पर इधर से गिनेंगे तो यह पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सी समूह है उपस्थित है। तो इसलिए गिनती किधर से की जाएगी, इधर से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर पहले पर हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है और यहाँ पर 5वें पर हाइड्रॉक्सी समूह है और यहाँ पर यह हो जाएगा साइड चेन। यह 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोपिल। इस 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपिल। तो यह किस पर जुड़ा है, 3 पे। तो यह हो जाएगा 3 प्रोपिल। अब फिर 6 कार्बन से हो जाएगा प्रोपेन। और 2 हाइड्रॉक्सी समूह है तो 1 पे जुड़ा है हाइड्रॉक्सी और 5 पे जुड़ा है तो 1 5 डाई हाइड्रॉक्सी नहीं, डाई आल हो जाएगा, सॉरी भाई। तो यह हो जाएगा 3 प्रोपेन 1 5 डाई आल।
यहीं आल को अगर इधर लाएंगे नाम के पहले तो वह हो जाएगा हाइड्रॉक्सी, तो डाई हाइड्रॉक्सी पहले जुड़ता है, लेकिन अगर नाम के बाद लेते हैं तो वह आल जुड़ेगा। तो इस तरह से यह 8वां नियम खत्म होता है। इसके बाद 9वां नियम है कि यदि यौगिक के क्रियात्मक समूहों में यदि यानी कि किसी भी अगर यौगिक में अगर क्रियात्मक समूह है तो अगर उस क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन भी उपस्थित होता है, यानी कि उस क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन भी उपस्थित है तो उस कार्बन को भी गिना जाएगा, यानी कि जब संख्याकरण करेंगे तो उस कार्बन को भी गिना जाएगा। यहाँ पर होगा यदि यौगिक के क्रियात्मक समूहों में कार्बन परमाणु भी उपस्थित होता है तो संख्याकरण करते समय कार्बन संख्याकरण करते समय उस कार्बन को भी गिना जाता है, उस कार्बन को भी गिना जाता है। तो यहाँ पर अभी बताया कि यदि यौगिक के क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन भी उपस्थित होता है, कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसमें अगर कार्बन भी उपस्थित है तो संख्याकरण जब करेंगे यानी कि गिनती जब करेंगे तो उस कार्बन को यानी कि क्रियात्मक समूह में उपस्थित कार्बन को भी क्या करेंगे, गिनेंगे। तो यहाँ पर जैसे है CH3 CHO, अब यहाँ पर यह एल्डिहाइड समूह है, तो इस एल्डिहाइड समूह में कार्बन है और यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इस कार्बन को भी गिनेंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से नाम पड़ेगा, 2 कार्बन से एथ नाम पड़ता है प्लस सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वह अलग अलग नाम पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ता है प्लस CHO समूह है तो CHO का एल्डिहाइड यानी कि CHO जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम, उस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अल लगता है, अनुलग्न क्या होता है, अल। तो यहाँ पे अल जोड़ेंगे तो यह पूरा मिला के नाम हो जाएगा एथेनॉल।
इसी तरह से CH3COOH। अब इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन यह है, एक कार्बन यह है, दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ, दो कार्बन से एथ हो जाएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ता है, प्लस COOH से ओइक अम्ल हो जाएगा, ओइक अम्ल। तो नाम क्या पड़ेगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। नाम यह हो जाएगा IPAC नाम, एथेनोइक अम्ल। जैसे अगर दिया है CH3 CH2 CH2 Cl, अब यहाँ पर क्या है, Cl है तो Cl साथ में होता है, तो इसमें कार्बन नहीं होता, तो इसमें कार्बन नहीं होता, तो इस कार्बन को इसमें जो कार्बन नहीं, यानी कि कार्बन नहीं है, तो उसको नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर जैसे CH3 CH2 CH2 OH, अब इसमें क्या है, OH में क्रियात्मक समूह में, यह OH क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो इस क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित नहीं है, यानी कि कार्बन उपस्थित न होने के कारण इसको छोड़ देंगे, तो यह 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोप, 3 कार्बन से प्रोप हो जाएगा, फिर एन जुड़ेगा तो प्रोपेन हो जाएगा, फिर OH की वजह से आल जुड़ेगा, OH की वजह से क्या जुड़ेगा, आल यानी कि आडॉक्सी समूह होता है, तो उसमें अनुलग्न आल जोड़ते हैं, तो यह हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इसी तरह से बहुत सा है, जैसे CH3 है, CH2 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 CONH2 है, तो यह CONH2 यह क्या है, एमाइड ग्रुप होता है, तो इस एमाइड ग्रुप में यह जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को भी गिना जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन से हो जाएगा हेक्सेनामाइड। 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेक्सेनामाइड। तो इस तरह से यह नियम यहाँ पर समाप्त होता है, 1 2 नियम और हैं, तो उसमें इसको बताएंगे।
इस तरह से यह नियम ख़त्म होता है। इसके बाद इसमें 10वां पॉइंट होगा, कि क्रियात्मक समूह को छोटी संख्या देते हैं। जो क्रियात्मक समूह होता है उसको छोटी संख्या देते हैं। क्रियात्मक समूह को छोटी संख्या देते हैं, छोटी संख्या देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्रियात्मक समूह को छोटी संख्या देते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जिस ओर से क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उसी ओर से गिना जाएगा। जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्याकरण करते हैं तो संख्याकरण करते समय उस ओर से गिना जाता है जिस ओर से क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे CH3 CH3 CH2 CH2 COOH। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रियात्मक समूह इधर पहला, दूसरा, तीसरा और यह चौथा। तो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। 4 कार्बन से ब्यूट हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड से एन लगेगा और इसके बाद COOH से ओइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 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 COOH। यहाँ पर देखेंगे तो इस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह इधर है और यह क्या क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह जो क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहाँ पर क्लोरीन है। तो यह क्रियात्मक समूह इधर उपस्थित है, क्रियात्मक समूह इधर उपस्थित है तो इसलिए गिनती इधर से होगी। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हो जाएगा इधर हो जाएगा 4 क्लोरो, यानी कि 4 पे क्लोरीन है तो यह हो जाएगा 4 क्लोरो 5 कार्बन से क्या हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल 1, 4 क्लोरो पेंटेनोइक अम्ल 1 हो जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 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 COOH। तो यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर Br। तो क्रियात्मक समूह इधर पहले कार्बन से दूसरे पर है
इधर क्या है, पहले कार्बन पर ही COOH है, तो यानी कि यहाँ पर पहले कार्बन पे है, तो इसलिए क्रियात्मक समूह इधर पहले नंबर पर होने के कारण गिनती भी इधर से ही होगी। तो 1 4 5, तो यहाँ पर 3 पे ब्रोमीन है और 4 पे क्लोरीन है, तो पहले B आएगा, फिर उसके बाद C आएगा, तो इसलिए गिनती किधर से होगी। अब पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ब्रोमीन का, फिर उसके बाद क्लोरीन का। तो यहाँ पर 3 पे ब्रोमो है, तो यह हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद 4 क्लोरो, 5 कार्बन से पेंटेनोइक अम्ल 1। इसके बाद नियम तो ख़त्म हो गया। नियम ख़त्म होने के पश्चात अब पढ़ा दें वह क्रियात्मक समूह। जितना भी क्रियात्मक समूह है उसके बारे में एक एक करते पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक यह हो जाएगा COOH। इसका पूर्वलग्न होगा कार्बोक्सी, और अनुलग्न होगा कार्बोक्सी और अनुलग्न ओइक अम्ल। कार्बोक्सी और क्या होगा, ओइक अम्ल होगा। तो यहाँ पर इस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले HCOOH। तो यहाँ पर किसी भी यौगिक का जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन संख्या और लंबी श्रृंखला, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। तो जब शाखा रहेगा तब लंबी श्रृंखला देखेंगे। यहाँ पे तो शाखा है नहीं, तो यहाँ पे कार्बन संख्या देखते हैं। तो कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन से नाम पड़ेगा मेथ। और इस कार्बन से या हाइड्रोजन जुड़ा है वह भी सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से N जुड़ेगा। सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, N जुड़ेगा। और उसके बाद अब देखते हैं कि COOH किस ग्रुप का नाम है। तो यह ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका अनुलग्न होगा ओइक अम्ल,
अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो नाम लिखते समय देखेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह है COOH और इधर क्या है Cl है। तो इसमें देखेंगे तो अभी नियम पढ़ाया गया है कि जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा उधर से गिनती होगी। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले कार्बन पर है और क्लोरीन क्या है दूसरे कार्बन पर है। तो गिनती इधर से होगी तो 1 2 3 4 5। तो संख्याकरण उस दिशा से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होगा नज़दीक होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 5 कार्बन से हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। और इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर CH3 CH3 COOH। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस तरह से भी दिखा सकते हैं COOH। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब गिनती किधर से करेंगे इधर से ही करेंगे। तो अब देखिए लंबी श्रृंखला चुनना है तो इसमें लंबी श्रृंखला 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो चाहे जिधर से गिनेंगे तो 3 ही होगा। तो यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मेथिल ग्रुप है यह भी मेथिल ग्रुप है तो यह दोनों क्या होगा मेथिल ग्रुप। तो इस तरह से इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर यह साइड चेन में हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 पर मेथिल है यहाँ पर 2 पर मेथिल है। तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए तो यह हो जाएगा 2 2। फिर दोनों मेथिल ग्रुप हैं तो डाई हो जाएगा। तो डाई मेथिल 2 2 डाई मेथिल 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COOH यहाँ पर OH जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। इधर भी क्रियात्मक समूह है इधर भी क्रियात्मक समूह है। तो उस ओर से गिनती की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होता है नज़दीक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह पहले कार्बन पर है या क्या है इधर से दूसरे कार्बन पर है। तो गिनती इधर से होगी तो 1 2 3 4। अब यह तीसरे नंबर पर है तो यह हो जाएगा एल्कोहल समूह है। तो एल्कोहल समूह में पूर्वलग्न होता है हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन से
ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। 4 कार्बन से ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।